जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9-10 का बहुपद का परिचय। कक्षा 9-10 का ये चैप्टर है, कक्षा 9 में भी आपको मिलेगा और 10 में भी मिलेगा। तो हम कौन से चैप्टर को देखेंगे? बहुपद का परिचय, जिसको हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि बहुपद को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों हम बहुपद के परिचय आज जानेंगे कि बहुपद है क्या चीज़। बहुपद को आज अगर जो बहुपद का परिचय समझा रहे हैं, इसे आप यदि समझ जा रहे हैं, हमारी बातों को समझ जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, तो फिर दोस्तों 9 और 10 का बहुपद आपको पल भर में ख़त्म कर देंगे। आपको ज़रा भी कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुपद के परिचय में हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, बहुपद को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसकी परिभाषा हमें जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों हम बहुपद की परिभाषा के बारे में आपको यहाँ पर समझाने जा रहे हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है। जानिए दोस्तों, बहुपद की जो परिभाषा होती है उसे हम बोलेंगे ऐसे बीजीय व्यंजक। बहुपद की परिभाषा क्या होगी? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। एक क्या हो? पूर्ण संख्या हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पूर्ण संख्या लिखिए, एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, बहुपद कहलाता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। अब आप कहेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है? तो दोस्तों पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे अनगिनत ये चलता रहेगा। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत तक के जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। चर के घात, किसके घात? चर के घात। अगर इनमें से कोई भी संख्या को दिखाई दे दिया तो उसे हम बहुपद कहेंगे। अगर यह नहीं दिखाई देता, इनके अलावा कोई दूसरा दिखाई देता है, तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। दोस्तों चर क्या होता है? वेरिएबल। चर को इंग्लिश में बोलते हैं चर। जैसे मान लीजिए x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये हमारे चर हो जाते हैं। तो इनके जो पावर हैं, घात, इन ऊपर वाले, इसके ऊपर जो रहता है उसी को घात कहते हैं। यहाँ x के पावर 0 हो जाए, या मान लीजिए 1 हो जाए, या 2 हो जाए, या इसमें से कोई भी संख्या हो जाए, तो हमारे बहुपद कहलाएंगे। x पे घाते 0 हमारा बहुपद है, x के घाते 1, y के घाते 1 भी हमारा क्या है? बहुपद है, z के घाते 2 भी क्या है? बहुपद है। दोस्तों x² हमने लिख दिया, ये भी क्या है? बहुपद है। हमने यहाँ पे 3x² लिख दिया, ये भी क्या है? बहुपद है। 3x² + 5 लिख दिया, ये भी क्या है? बहुपद है। हमें किसी से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? खाली चर से, और इस चर के घात को देखना है। इस चर के जो घात है, अगर इनमें से कोई संख्या दिखाई दे रही है, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है ना, इनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इनमें से कोई भी संख्या अगर जो दिखाई दे रही है x के ऊपर, तो हम उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अगर इनमें से कोई भी संख्या हमारा नहीं दिख रहा है तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए x के घात यहाँ -2 हो, x के घात -1 हो, x के घात 2.5 हो, x के घात 3/4 हो, x के घात 1/2 हो, x के घात 1/3 हो, x के घात 5/7 हो, x के घात 2/9 हो। दोस्तों इस तरह के अगर जो आपको देखने को मिल जाए तो इसे आप तुरंत कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी घात इनमें से नहीं मैच कर रहा, पूर्ण संख्या नहीं है। इसको हम पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं, इसको तो हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जो -2 देख रहे हैं ये पूर्णांक संख्या है, इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इस -1 को जो देख रहे हैं ये भी हमारा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। 1/2 हमारा ये पूर्ण संख्या नहीं, ये तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। P/Q के रूप में देख रहे हैं ना, परिमेय संख्या है। ये भी हमारा क्या है?
परिमेय संख्या, 2.5 भी क्या है, परिमेय संख्या। यानी कि ऑलरेडी इनके जो घात दिख रहा है, एक्स के ऊपर जो आप घात देख पा रहे हैं, ये घात इनमें से कोई दिख रहा है क्या? ये पूर्णांक जैसे 0, एक पूरा 0 होना चाहिए, पूरा 1 होना चाहिए, पूरा 2 होना चाहिए, पूरा 3 होना चाहिए, पूरा 4 होना चाहिए, ऐसे मतलब इनके घात होना चाहिए। ठीक है, मतलब पूरा, और वो धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, क्योंकि इनके आगे ऑलरेडी प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम इनको क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे कि ये हमारे बहुपद नहीं है, लेकिन अगर इस रूप में दिखाई दे रहा तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद है। इतनी बातें क्लियर हो गई। बहुपद की पहचान आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताइए। तो हमने क्या कहा कि बहुपद के लिए आप बस इतनी जानिए कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, इनमें से कोई संख्या हो, तो उन्हें हम कहेंगे बहुपद है। दोस्तों, अगर x हमारा कौड़ी के अंदर दे रहा है तो ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही कौड़ी हटेगी तो इसके घात 1/2 खड़ा हो जाएगा। x हमारा कौड़ी में है और यहाँ 3 दे रहा है, तब भी ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर x कौड़ी को हटाएंगे तो x के घात 1/3 आ जाएगा, तो एक पूर्ण संख्या नहीं ना आ रही है, इसीलिए बहुपद नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर हम कौड़ी में x² लिख दिए हैं, अब पूछें कि बताइए क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा। x² आप यहाँ लिखेंगे और ये कौड़ी जब हटाएंगे तो 1/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x के घात कितना बचेगा? 1 घात लिखाता नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, और नहीं लिखना चाहते तो यहाँ छिपा दीजिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन हमारा क्या निकला? x बन के निकला, जिसकी घात क्या है? 1 है, जो कि इनमें से ये संख्या देखिए 1 मैच कर जा रहा है, यानी कि इसके ऊपर एक धनात्मक पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या दोस्तों धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, ऋणात्मक जो होता है वो पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या सदैव क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, और 0 उसमें सम्मिलित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए x, ये नहीं कि कौड़ी में हमारा x दिख रहा है तो हम उसको डायरेक्ट बोल देंगे कि वो हमारा बहुपद नहीं है। भाइयों, x मेरा कौड़ी से बाहर निकलेगा तो उसका पोजीशन क्या होगी? क्या उसकी घात हमारी ऐसे बटे के रूप में आएगी या माइनस के रूप में आएगी? ये सब आपको जानना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात और देखिए, जैसे हम लिखें 1/x, अब 1/x हमने लिखा तो अब कहेंगे कि x की घात तो यहाँ 1 है, तो इसे हम बहुपद कह देंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि इस x को जब बटे से ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे? बहुपद ये नहीं है। 1/x हमारा बहुपद नहीं है। ऐसे और एग्जाम्पल ले लीजिए, 1/x² ले लीजिए। दोस्तों, 1/x² क्या बहुपद है? नहीं है, क्योंकि इस x² को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? तो दोस्तों, अगर जो बटे के नीचे x लिख दिया गया है और उसका घात किस में दिख रहा है? धनात्मक दिख रहा है, तो हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर यही हमारा ऐसे मान लीजिए हमने लिखा x + 1/x की घात -2, अब आपसे पूछें क्या ये बहुपद है, तो ये 100% बहुपद हो जाएगा। कैसे? x के पावर -2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चिन्ह हमेशा बदल जाती है जब ऊपर जाते हैं, तो यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुपद है। देखिए, इसी चीज़ को मैं इधर समझा दे रहा हूँ, ये सब मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये सब हटा करके हम आपको एग्जाम्पल देखते चलिए कि हमें भाई x जो चर है ना उसकी घात पूर्ण संख्या मिलना चाहिए। देखिए, यही बोले हैं x + 1/x, और इसके पावर हमने क्या ले लिया? -2। अब पूछे क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद है। ये x है प्लस ये x के पावर जो -2 है, जब बटे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर यहाँ माइनस हट के प्लस हो जाएगा। अब इस x के पावर क्या है? 2 है, और इस x के पावर क्या है? 1 है, जो कि देखिए एक पूर्णांक के रूप में है। पूरा आ गया, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या बोले तो मतलब इनमें से हमारा ये संख्या मिल जा रहा है। ठीक है ना? इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये बहुपद है। ये सवाल हमारा बहुपद है। लेकिन अगर इसी सवाल को हम x + 1/x² लिख दें तो ये हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x प्लस इस x² को जब बटे से ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में x² है, जब ऊपर जाएगा तो ये +2 हमारा किस में बदल जाएगा? -2 में बदल जाएगा। यहाँ जो ये 2 घात है ना, ये प्लस चिन्ह में है,
जब ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो आप देखेंगे कि जो इसका घात आ रहा है ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, ये 1 इसका घात जो है ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये -2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गई। बस इतनी सी बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलते जाइए। अगर यह संख्याएं हमारे चर के ऊपर घात के रूप में दिखाई दे रही है तो उसे हम बहुपद कहेंगे, अन्यथा हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में जानने के लिए। बहुपद की परिभाषा तो आपको मालूम हो गया कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। अब हम बहुपद के क्या जानेंगे, प्रकार। तो दोस्तों बहुपद अनगिनत प्रकार के होते हैं, बहुपद के प्रकार बहुत ज़्यादा हैं, हम उनकी क्या बोलते हैं यहाँ पर व्याख्या नहीं कर सकते कि बहुपद कितने प्रकार के हैं। घातों के बेस पर हमारे बहुपद की प्रकार बांटती जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें तो कक्षा 9-10 का बहुपद पढ़ना है, तो कक्षा 9-10 में जो बहुपद पढ़ना है उस बहुपद के बारे में आपको समझा दें कि हमें बहुपद पहले क्या पढ़ना होगा। सबसे पहला बहुपद का नाम होता है शून्य बहुपद। सबसे पहला बहुपद का नाम क्या होता है, शून्य बहुपद। इसी को हम अचर बहुपद भी कहते हैं, अचर बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, शून्य बहुपद को हम अचर बहुपद भी कहते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है द्विघात बहुपद। समझ पाए, तीसरा क्या होता है, द्विघात बहुपद। और चौथा जो होता है वो होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग कक्षा 9 से 10 तक जब पढ़ेंगे बहुपद को तो इतना ही बहुपद के बारे में पढ़ना है, शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। बाकी इसके आगे कौन से बहुपद होंगे, तो त्रिघात बहुपद के आगे दोस्तों चतुर्घात बहुपद होगा, पंचघात बहुपद होगा, 6 घात वाला बहुपद, 7 घात वाला बहुपद, 8 घात वाला बहुपद, 9 घात वाला बहुपद, 10 घात वाला बहुपद, ऐसे ये बढ़ता जाएगा, इसका अंत होने वाला नहीं है। तो उन सब के बारे में आप क्या करेंगे जान करके, बस इतना ही को जानिए जितना आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों हम पहले जानेंगे कि शून्य बहुपद क्या होता है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात 0 हो, चर की घात क्या हो, 0 हो। ठीक है, यहाँ देखिए x के घात 0, y के घात 0 लिख दे रहे हैं, z के घात 0 लिख दे रहे हैं, तो ये चर की घात क्या दिखाई दे रही है, 0 दिखाई दे रही है। इसी को हम शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। और इनको अचर क्यों कहते हैं, अचर बहुपद क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि संख्या के पावर 0 हो तो इसका मान सदैव 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1, जो कि एक अचर संख्या है। ये क्या है, एक अचर संख्या। अब मान लीजिए हम बोले कि ये बताइए क्या 5 हमारा बहुपद है, तो हम कहेंगे जी 5 हमारा बहुपद है। कैसा बहुपद है, तो इसको आप कहेंगे कि ये अचर बहुपद है, या क्या कह सकते हैं, शून्य बहुपद है। क्यों शून्य बहुपद इसको कहेंगे बताइए, क्योंकि जो यहाँ x है ना उसके पावर 0 छिपा हुआ है। यहाँ जो x है उसके पावर क्या है, 0 है। हम 5 के पास x लिख सकते हैं, ये जो 5 है इसके पास हम x को लिख सकते हैं, लेकिन उसके पावर क्या लिखना पड़ेगा, 0। अब दोस्तों ये 5 है और x के पावर 0 का मान 1 होता है। इन दोनों के बीच में यहाँ गुणे का चिन्ह है, तो आप यहाँ गुणे का चिन्ह लगाइए, 5 का 1 में गुणा कराइए, फिर 5 आपका ये तैयार हो गया। तो भाई इस 5 को हम 5x के घाते क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और जो x देख रहे हैं उसके घात क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है, शून्य दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम इस 5 को क्या कह रहे हैं, शून्य बहुपद कह रहे हैं। और बाकी का ये अचर बहुपद है, क्योंकि ये अचर संख्या आपको दिखाई दे रही है, इसमें कोई चर संख्या आपको दिखाई नहीं दे रही है। आप चर संख्या अपने पास से डाल रहे हैं तो उसके घात क्या लगा दे रहे हैं, 0 लगा दे रहे हैं, क्योंकि इसके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर कोई चर संख्या लिखेंगे तो उसके घात आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शून्य बहुपद समझ में आ गया ना। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या हो, 0 हो, शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है ना। ऐसे बहुत से आप कोई भी अचर संख्या ले लीजिए, गिनती में कि जितने भी अचर संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे इसको बढ़ाते चले जाइए, कहाँ तक, अनंत तक। ये जितने भी संख्याएं दिख रहे हैं, माइनस में संख्याएं ले लीजिए, -1 है ना, -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये जितने भी संख्याएं आप देख पा रहे हैं, ऐसे आगे इसको भी अनंत तक पढ़ाते चले जाइए। ये कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक जाएगा।
तो दोस्तों ये हमारा जो संख्या दिख रहा है ये सब के सब हमारे अचर बहुपद या शून्य बहुपद के नाम से जाना जाता है। अचर बहुपद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका मान फिक्स है, यही नंबर ये रहेंगे। और इसे शून्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास जो x है ना, इनके पास भी x है, इनके पास भी x है, चर संख्या है, वेरिएबल संख्या इनके पास है, लेकिन उनके पावर क्या है? 0 है। आप इनके पास कोई भी चर संख्या लिख सकते हैं, XYZ में से जो मर्जी आए वो लिख दीजिए, लेकिन उनके पावर क्या लिखना पड़ेगा? 0, तभी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर उनके पावर 0 नहीं लिखते हैं तो इसके मान में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं बताइए? तो इनको हम कहते हैं अचर बहुपद, या इन्हीं को क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। तो अचर बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि अचर संख्याएं हैं। शून्य बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे चर हैं छिपे हुए उनके पावर ऑलरेडी 0 है। कोई भी चर इनके पास लिख लीजिए, x लिख लीजिए, यहाँ x लिख लीजिए, y लिख लीजिए, z लिख लीजिए, कुछ भी XYZ इनके पास डाल सकते हैं, लेकिन इनके पावर क्या लिखना पड़ेगा? 0। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 है ना, 3 को ले लिया, अगर मैं x लिखना चाहूँ तो x लिख सकता हूँ, लेकिन इसके पावर क्या लिखूँगा? 0। तो भी ये ऑलरेडी ये 3 है, 3x के घाते 0 की वैल्यू 3 होगी। अगर मैंने 3y के घाते 0 लिख दिया तब भी इसकी वैल्यू 3 ही होगी, और 3z की पावर अगर 0 लिख दिया तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 ही होगी। ठीक है ना। तो इसको हम शून्य बहुपद या अचर बहुपद के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। शून्य बहुपद के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि शून्य बहुपद के बाद अगला हमारा आ जाता है रैखिक बहुपद। अब इस शून्य बहुपद को हटा दीजिए, कौन सा आता है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो दोस्तों रैखिक बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए x लिख दिया गया, y लिख दिया गया, z लिख दिया गया, ये अलग अलग हमने XYZ को लिखा, देखिए कॉमा लगाकर। इनके पावर ऑलरेडी 1 है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर भी क्या है? इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी क्या है? 1 है, छिपा हुआ 1। तो इनको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2x लिख दिया, ये रैखिक बहुपद है। हमने खाली x लिख दिया, रैखिक बहुपद है। हमने 3x + 5 लिख दिया, रैखिक बहुपद है। 2x + 4 लिख दिया, रैखिक बहुपद है ना। 7x + 6 ले लीजिए, रैखिक बहुपद है। क्या x ही को लेंगे तो रैखिक बहुपद होगा? नहीं यार, x के जगह पर आप यहाँ y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इनके पास आप कोई भी संख्या XYZ लिखिए, लेकिन इनके घात ऑलरेडी कुछ नहीं डालना है, 1 रहेगा। ठीक है, इनकी घात क्या रहेगा? 1, इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। तो इनके ऊपर 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, 1 तो छिपा रहता है। ठीक है ना, यहाँ 1 ऑलरेडी क्या है? छिपा है। यहाँ जितने भी x मैं लिख दिया हूँ, यहाँ 1 मेरा क्या है? छिपा है, जो कि आपको यहाँ समझाएं। तो रैखिक बहुपद समझ पाए कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या हो? 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। मैंने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए 3y + 5 ले लीजिए, तो 5 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कुछ भी आप यहाँ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब 5 लेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ या 3 के साथ में 5 लिए थे, तो यहाँ देखिए 3 के साथ मैंने 4 ले लिया, 1 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। नहीं लेंगे तभी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इस चर की घात यहाँ 1 ऑलरेडी है, इसलिए इसको हम रैखिक बहुपद के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इनके घातों को देख करके हम बताते हैं कि ये रैखिक बहुपद है, कि शून्य बहुपद है, कि द्विघात बहुपद है, कि त्रिघात बहुपद है। खाली घातों को देख के बताते हैं। अब द्विघात बहुपद की परिभाषा अपन यहाँ पर जान जाएंगे। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या हो? 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर यहीं पर हम घात 2 लगा दें, यहाँ पर घात क्या लगाते चले? 2 घात लगाते चले, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। इनकी घात 2 दिखाई दे रही है ना, देखिए सब जगह 2 घात हमने लगा दिए, तो ये सब मेरे क्या है? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद हम इसको भी बोलेंगे, देखिए 2x² + 3x + 5, इसको भी हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। क्यों द्विघात बहुपद कहेंगे? क्योंकि x की सबसे ज़्यादा जो घात है वो 2 है, और यहाँ x की घात 1 है, और यहाँ x की घात 0 है। यहाँ x है या नहीं है? तो जब x लिखेंगे अगर जो यहाँ पर, तो इसकी घात क्या लिखना पड़ेगा? 0, तभी तो इसका मान 1 होगा। x पे घाते 0 का मान क्या होगा? 1, और 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 रह जाएगा। तो आप देख क्या पा रहे हैं कि यहाँ x की घात 0 या x की घात 1, और यहाँ x की घात क्या है? 2। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। सबसे बड़े घात को हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे रैखिक बहुपद पे आ जाइए। मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 5x + 4। अब इसको रैखिक बहुपद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ x की घात क्या है? 1, और यहाँ पे x की घात क्या है? बताइए, 0। यहाँ x नहीं है तो x की घात 0 लिखेंगे। अब इनमें बड़ा घात कौन है बताइए? तो
इनमें बड़ा घात 0 है कि 1 है, तो आप कहेंगे 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। बड़े घात को देख करके हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये कौन सी मतलब बहुपद है, शून्य बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, चतुर्घात है, कौन सा है, लेकिन बड़े घात को देखना पड़ता है। बाकी इसके लाइनिंग में जो भी घाते हैं सबसे मतलब नहीं होता, खाली सबसे बड़े वाले घात से मतलब होता है। ठीक है, तो दोस्तों द्विघात बहुपद आप समझ पाए हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या दिखाई दे रही हो, 2 दिखाई दे रही हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। दोस्तों द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, यहाँ x की घात देखिए 2 है, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x है ये नहीं, तो इसका घात क्या माना जाएगा 0। जो x नहीं है तो x की घात यहाँ 0 है। तो दोस्तों 0 घात 1 घात 2 घात में सबसे बड़ा घात क्या है 2 है, इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। और ये द्विघात बहुपद का क्या है व्यापक रूप है। इनमें a b c जो दिखता है ये 0 के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, a नॉट इक्वल 0 होगा, b c तो 0 हो भी सकता है, लेकिन a आपका कभी 0 नहीं हो सकता द्विघात बहुपद में। ठीक है, और a b c हमारे हैं क्या, जो a b c हमारे हैं ये अचर हैं। a b c क्या है, अचर है। ठीक है, अचर संख्या है, मतलब गिनती में कोई संख्या यहाँ पर रहेगी। तो दोस्तों समझ में आता है गिनती में की संख्या कोई अचर संख्या कहते हैं। अब हम चलते हैं त्रिघात बहुपद में। तो त्रिघात बहुपद की परिभाषा क्या होगी, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या हो 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने x के घाते 3 लिख दिया, त्रिघात बहुपद है। y के घाते 3 लिख दिया, त्रिघात बहुपद है। x के घाते 3 + 5 लिख दिया, त्रिघात बहुपद है। x के घाते 3 + 7x लिख दिया, ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है। क्योंकि इसमें जो भी लिख रहे हैं इनमें सबसे बड़ा घात है इसका क्या दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा। चलिए थोड़ा और लंबा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x पे 3 + 5x² + 7x + 9। अब ये कैसा बहुपद होगा, तो देखेंगे यहाँ x की घात 0, क्योंकि x सही है नहीं तो इसकी घात 0 होगी। यहाँ x की घात बताइए क्या होगी 1, यहाँ पे क्या होगी 2, यहाँ पे क्या होगी 3। तो सबसे बड़ी x की घात क्या दिखाई दे रही है 3 दिखाई दे रही है, इसलिए इसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्लियर हो गया ना त्रिघात बहुपद क्या होता है। अब दोस्तों त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx + c होता है, वैसे त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax पे q + bx² + cx + d। तो दोस्तों यहाँ a b c d जो दिख रहे हैं ये हमारे क्या है चर के गुणांक हैं। त्रिघात बहुपद के a b c d क्या हैं गुणांक हैं, इनको अचर बोला जाता है। और इसमें भी a नॉट इक्वल क्या होगा 0, a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये त्रिघात बहुपद रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, जब a का मान हम 0 रख देंगे तो x पे घाते 3 मेरा साफ हो जाएगा, और जब ये साफ हो जाएगा तो इसका नामो निशान मिट जाएगा, और नामो निशान इसका मिट जाएगा तो बताइए यहाँ पर क्या 3 घात आपको सबसे बड़ा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो इसको त्रिघात बहुपद कैसे कहेंगे, नहीं कहेंगे। इसलिए यहाँ बताया गया कि a नॉट इक्वल क्या होगा 0, a का मान कभी 0 नहीं यहाँ लिया जा सकता है। ठीक है, बाकी b c d में कोई भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता, किसमें त्रिघात बहुपद में। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया ना त्रिघात बहुपद क्या होता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप ax पे घाते 3 + bx² + cx + d। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बहुपद के प्रकार इतना ही हम लोग को देखना है, इसके अलावा 9-10 में और हमें कुछ ओवर इससे नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बाद हम लोग कैसे क्या करेंगे, मान लीजिए x चतुर्घात बहुपद किसे कहेंगे, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात 4 हो चतुर्घात बहुपद कहलाता है। ठीक है, x की घात हम देख लेंगे, चर की जो घात है वो सबसे बड़ी क्या है, अगर 4 है तो वो चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। अब दोस्तों बहुपद का शून्यक ग्राफ द्वारा हमें पता करना है। बहुपद के शून्यक हम जब ग्राफ द्वारा पता करते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया y = 2x² + 3x + मान लीजिए 4 है, सपोर्टेड कुछ भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो ये जो y है ये फलन होता है, इसे f(x) भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, f(x) भी कहा जाता है, y को f(x) भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस रेखा को हम x अक्ष बोलते हैं, और ये जो सीधा खड़ा है इसको y अक्ष बोलते हैं। ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज को क्या कहते हैं, x अक्ष की रेखा, और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे क्या कहते हैं, y अक्ष की रेखा। दोस्तों हम किसी भी फलन के लिए, किसी भी बहुपद के लिए अगर ग्राफ खींचे हैं, और ग्राफ में जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर देखिए ग्राफ इस तरह से खींच दिया, सपोज दैट हम इस बहुपद को देखकर नहीं खींच रहे हैं, इसको देखकर नहीं खींचे, वैसे अपने पास से खींच दिए हैं। ठीक है, और एक दूसरा फिगर ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये x अक्ष होगा, ये क्या होगा y अक्ष होगा। अब देखिए
इस पे मैंने ग्राफ ऐसे खींच दिया, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब कैसे भी खींच सकते हैं, इस तरह से खींच दिया। एक और ग्राफ ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, छोटा छोटा लेते हैं ताकि हम लोग बना सकें। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ पे ग्राफ मैंने देखिए कैसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, है ना। एक और ले लीजिए ग्राफ, एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। इस पर ग्राफ मैंने ऐसे खींच दिया, ठीक है। तो दोस्तों आपको हम समझाना चाहेंगे कि ये जो ग्राफ हमने बनाया है इनमें बहुपद के शून्यक कितने हैं। तो दोस्तों ये ग्राफ जो खींचा जा रहा है, तो ये रेखा हम देखेंगे एक्स अक्ष को क जगह पे काट रही है। तो जब इसको हम खींच रहे हैं तो एक्स अक्ष को ये एक ही जगह काट रही है। तो इस फिगर में, इस ग्राफ में बहुपद का शून्यक 1 होगा। इस फिगर पे आ जाइए, देखिए जब इस रेखा को खींचा गया है तो एक्स अक्ष को यहाँ काटा है, यहाँ काटा है, यहाँ काटा है। कितनी जगह काटा है, 3 जगह काटा है। तो इस बहुपद के शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। यहाँ पर देखिए ये एक्स अक्ष की रेखा है, ये वाई अक्ष की रेखा है, ये ग्राफ वाली रेखा है। तो क्या ये ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है, नहीं काट रहा है, एक्स अक्ष को छू भी नहीं रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर बहुपद के शून्यक 0 है, यानी एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहते, यहाँ पे शून्यक क्या होगा, 0 होगा, इसके शून्यक कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बहुपद के 3 शून्यक है, यहाँ बहुपद के 1 शून्यक है। इस फिगर को देखा जाए ना तो ये एक्स अक्ष को छू रहा है ना वाई अक्ष को। तो वाई अक्ष को छूता हो या ना छूता हो उससे मतलब नहीं है, एक्स अक्ष को ये टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये एक्स अक्ष को ये काट ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुपद के शून्यक यहाँ पर है ये नहीं है, 0 है। मान लीजिए दोस्तों इस तरह का एक ग्राफ हमने ले लिया और हमने ऐसे करके ऐसे रेखा खींच दिया। ये एक्स अक्ष की रेखा और ये वाई अक्ष की रेखा है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये मेरा क्या है, ग्राफ है। तो आप देखेंगे कि ये ग्राफ आया तो एक्स अक्ष को क बिंदुओं पे काटा, एक ही बिंदु पे काटा। तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद के शून्यक 1 है। बहुपद के शून्यक क्या है, यहाँ पर 1 है। तो किसी भी ग्राफ को आप देखिए, और ग्राफ को जब देख रहे हैं तो देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमारे जब बने हैं तो वह ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को क जगह पे काट रहा है, ठीक है ना। जितने जगह पे काटेगा उस पॉइंट को गिन लीजिए, वही उसके शून्यक हो जाते हैं। सिंपली सी बात यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गई बातें। चलिए कुछ और भी ग्राफ हम आपको समझा दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफ और ले लीजिए, यहाँ पर ये एक्स अक्ष की रेखा हो गई, ये वाई अक्ष की रेखा हो गई, है ना। हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसा फिगर का निर्माण कर दिया, इस तरह का हमने ग्राफ खींच लिया। तो दोस्तों जब इस तरह के ग्राफ आप खींचेंगे तो देखेंगे कि ये कितनी जगह पे एक्स अक्ष को ग्राफ काटा है, 2 जगह पे। तो इसमें बहुपद के शून्यक 2 हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। ये देखिए, देखिए इस तरह से इसके में भी 2 जगह एक्स अक्ष को काटा है तो बहुपद के शून्यक 2 हो जाएंगे। ये देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। ये देखिए एक यहाँ एक्स अक्ष को काटा, एक यहाँ एक्स अक्ष को काटा, क जगह काटा, 2 जगह। तो बहुपद के शून्यक 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, ठीक है। हम बस यही देखेंगे कि ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है। जितनी जगह पे एक्स अक्ष को काटेगा बहुपद के शून्यक हम काउंटिंग करके बता देंगे, उतना ही बहुपद के शून्यक होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ग्राफ द्वारा भी बहुपद के शून्यक पता करने का तरीका आपको पता चल गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम आगे कहाँ चलते हैं, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध जानेंगे कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होती है। तो दोस्तों बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध हम बता दें आपको कि अगर जो रैखिक बहुपद है, कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ठीक है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद में घात कितनी होती है, चर की घात 1 होती है, तो इसके शून्यक 1 होगा। इसके शून्यक कितना होगा, 1। जितने घात होते हैं उतना ही इसके शून्यक होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस क्या लिख दिया, बी। तो यहाँ एक्स की पावर कितनी है, 1 है, तो इसलिए इसके शून्यक 1 ही होगा। इसका शून्यक बोले तो मान, ठीक है। इस क्वेश्चन में x का मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। और जब भी किसी शून्यक का मान पता करना होता है तो उस बहुपद के बराबर हम क्या मान लेते हैं, 0। जैसे हमें ax प्लस बी एक बहुपद दिया है, इसका शून्यक हमें पता करना है तो इसके बराबर हम 0 रख लेंगे और यहाँ लिखेंगे ax के बराबर माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी बटे क्या हो जाएगा, a। इस a को हटाएंगे तो बटे में आएगा, तो इस बहुपद का शून्यक माइनस बी बटा क्या आएगा, a आएगा। समझ पाए बात को। मान लीजिए इसी चीज़ को हम सी एक्स प्लस डी बोलें तो सी एक्स प्लस डी आपसे पहले पूछेंगे कि ये कैसा बहुपद है, आप कहेंगे x की घात यार 1 दिख रहा है तो रैखिक बहुपद है, तो बिल्कुल सही है, रैखिक बहुपद है। तो इसके शून्य कितने होंगे, 1 ही होंगे।
अब इसकी शून्य पता करना है तो इसके बराबर आप 0 ले लीजिए। अब लिखेंगे सी एक्स के बराबर प्लस डी, उधर जाएगा तो माइनस का डी, एक्स की वैल्यू निकालना है तो माइनस डी बटे का हो जाएगा सी। बताइए कितना ईजी है। एक्स की वैल्यू क्या है माइनस डी बटा सी, तो हम बोलेंगे इस बहुपद जो सी एक्स प्लस डी दिया था ना उसका शून्य क्या है माइनस डी बटा सी है। समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों आपको रैखिक बहुपद समझ में आ गया। अब हम चलते हैं रैखिक बहुपद के शून्य का आपको निकालने आ गया। अब हम कहाँ देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्य के बारे में। ठीक है, द्विघात बहुपद। तो दोस्तों द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो इनमें चर की घात ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिखाई दे रही, इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। और जब 2 घात है तो इसके शून्य 2 गो होंगे। इसके शून्य कितने होंगे 2 गो। तो जब इसके शून्य 2 गो होंगे तब इसके 2 शून्य का आप मान सकते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, ये यूनानी शब्द हमारे अल्फा और बीटा है। तो दोस्तों अल्फा और बीटा हम जब 2 घात हैं तो 2 शून्य किसके मानेंगे, तो इसके दोनों शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का यानी शून्यकों का देखिए योगफल जब निकालेंगे तो जो यहाँ x के गुणांक दिख रहा है ना, x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, यहाँ x के घाते 0 का गुणांक क्या है c है, जिसे हम अचर पद बोलेंगे। क्योंकि यहाँ x नहीं दिख रहा है इसलिए इसको हम अचर पद बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर x का ये गुणांक कहलाएगा, यहाँ x² का ये गुणांक कहलाएगा। ठीक है, ऑलरेडी bx हमारा चर है और ax² भी चर है, लेकिन c हमारा चर नहीं है, अचर है। तो दोस्तों 2 घात वाला है तो इसमें शून्य कितने होंगे 2 होंगे, 3 घात वाला है तो शून्य कितने होंगे 3 होंगे। अब इन शून्यकों का योगफल जो होती है वो फार्मूला है -x का गुणांक बटे क्या होती है x² का गुणांक। ठीक है, यहाँ गुणांक लिख लीजिए। तो इनके शून्यकों का जब योगफल आप निकालते हैं तो -x का गुणांक हो जाती है बटे में x² का गुणांक। तो चलिए -x का गुणांक इसमें खोजिए है कौन, तो आप कहेंगे x का गुणांक तो b लिखा हुआ है, ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे और x का गुणांक खोजेंगे तो x का गुणांक क्या लिखा हुआ है b लिखा हुआ है। अब बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है a है, a हो जाएगा। तो दोस्तों जो शून्यकों का योगफल, इसे हम शून्यकों का क्या कहते हैं योगफल। जो शून्य का अल्फा बीटा उनका जोड़न किए रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं तो योगफल बोलेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होती है -b बटा a। तो वही चीज़ है बहुपद का शून्यक और गुणांकों में संबंध। यहाँ देखिए जो गुणांक है b बटे a -b बटे a के बराबर क्या होता है, इनका योगफल हो जाता है। शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाता है, इनके गुणांकों के b बटे a के -b बटे a के इक्वल हो जाता है। अब दोस्तों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल हमारा अल्फा गुणे बीटा या अल्फा इंटू बीटा बोल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला हो जाता है अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। दोस्तों अचर पद इनमें से किसको बोला जाएगा बताइए, तो जहाँ x न दिखाई दे उसी को अचर पद कहा जाएगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी c को अचर पद कहेंगे। x² का गुणांक, इसमें x² के आगे कौन सी संख्या है, वही x² का गुणांक कहलाएगा। तो x² के आगे देख सकते हैं a दिया है, तो x² का गुणांक क्या कहलाएगा a कहलाएगा। तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाता है c बटा a हो जाता है। यानी शून्यकों के गुणांकों का जो संबंध निकलती है, शून्यकों का गुणनफल का जो संबंध है इनके गुणांकों से वो c बटे a के क्या है इक्वल है। ठीक है, तो दोस्तों ये फार्मूला है। आपसे कहता है कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध को दिखाइए, तो हम इसी को दिखाते हैं। इसके जो शून्यक निकल कर आएंगे अल्फा बीटा के मान, उनका अगर जो आप गुणा करेंगे और इनके जो गुणांक लिया गया है c बटा a, इनको जब हल करेंगे तो दोनों के मान आपस में क्या आएंगे बराबर आएंगे। चाहे इस फार्मूला से चेक करेंगे या इस फार्मूला से, सेम आएगा। ठीक है, जब हम प्रश्नावली को पढ़ाएंगे तो आपको समझा देंगे। अभी आप इतना ही जानिए कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद में चर के घात 2 होते हैं। इसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसके 2 घात होते हैं इसलिए इसके 2 शून्यक माने जाएंगे। शून्यक बोले तो इसके मान मतलब 2 गो निकलेगा। ठीक है ना, इसको मूल भी कहा जाता है। द्विघात बहुपद के इसको मूल भी बोल सकते हैं। अल्फा बीटा इसके क्या है, मूल कहिए, शून्यक कहिए, मान कहिए। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए इतना मतलब इन तीनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं, कुछ भी नहीं इसको गए थोड़ी नहीं मतलब कुछ भी गाय भैंस बकरी कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब दोस्तों अगला चीज़ द्विघात बहुपद के बाद बताइए क्या आएगा, त्रिघात बहुपद आएगा, है ना। तो त्रिघात बहुपद का पहले हम जान जाएं कि व्यापक रूप कैसा होता है। तो ax घाते 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d ऐसा होगा।
अभी हमने चर्चा किया था, त्रिघात बहुपद को समझाए ही थे कि सबसे बड़ी घात अगर बहुपद की 3 दिखाई देगी, चर की घात सबसे बड़ी 3 दिखाई देगी तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो यहाँ चर की घात 0 है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब आगे दोस्तों, इस त्रिघात बहुपद के पास 3 घात है तो इसके 3 शून्यक होंगे, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा, ये इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे, अल्फा बीटा गामा। यानी कि इसके मान निकालेंगे तो 3 मान आएगा, 3 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर आएगा। अब इस शून्यकों का हम संबंध इनके गुणांकों से जब ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, तो होता है पहला हमारा शून्यकों का योगफल। इसको हम क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल। अल्फा बीटा गामा का क्या करते हैं, योग। तो दोस्तों शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ठीक है। शून्य, इस शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा गामा का योगफल जब निकालेंगे तो -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक लिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। x² का गुणांक इसमें देखिए क्या है, x² का गुणांक आपको b दिखाई दे रहा होगा, बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या है, a है, ठीक है। तो भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हमारा फार्मूला -b/a बन के आती है। ऐसे इसके दो शून्यकों के गुणनफल कर लीजिए, अल्फा का बीटा के साथ गुणा करिए, बीटा का गामा के साथ गुणा कर दीजिए, ठीक है, और गामा का अल्फा के साथ गुणा कर दीजिए, तो इसे गामा अल्फा कहेंगे। तो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या होता है, योगफल मतलब जोड़ का होता है। तो दोस्तों इसके लिए फार्मूला हो जाता है x का गुणांक, क्या हो जाता है, x का गुणांक बटे x⁻³ का गुणांक, है ना, x³ का गुणांक। अब बताइए x का गुणांक इसमें है कौन, तो यार x के आगे जो दिख रहा है वही तो x का गुणांक है, x के आगे क्या लिखा है, c लिखा है, तो c हो जाएगा। अब बटे x³ का गुणांक, x³ के आगे क्या है, a है, तो यहाँ a हो जाएगा। तो दोस्तों दो शून्यकों के गुणनफल के योगफल का फार्मूला c बटे क्या निकल के आती है, a निकल के आती है, ठीक है। अब अगला कंडीशन हो जाता है इसके तीनों शून्यकों का जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा होगा। और इसके लिए फार्मूला दोस्तों हो जाती है माइनस का अचर पद बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, ठीक है। अब दोस्तों माइनस का हमें अचर पद चाहिए, माइनस चिन्ह लगा दिए, लेकिन अब हमको अचर पद चाहिए। तो इसमें अचर पद है कौन, जहाँ x ना दिखाई दे उसी को अचर पद कहेंगे। तो यहाँ x नहीं दिखाई दे रहा तो इसको हम अचर पद बोल देंगे। अब बटे x³ का गुणांक, तो आपको बार बार समझा रहे हैं कि x³ के आगे a लिखा हुआ तो a होगा। तो दोस्तों शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, -d/a हो जाएगा। तो ये हमारे संबंध को सत्यापित कराते हैं। जब कहता है कि इनके संबंध को दिखाइए क्वेश्चन में, तो इस तरह से हमको इसके भी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी पड़ती है और ये -b/a की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अगर इनके मान आपस में क्या हो जाते हैं बराबर, तो हम कहते हैं कि जो शून्यक हमने अल्फा बीटा गामा निकाला वो परफेक्ट निकाला है, सही है, गलत नहीं है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बता रहे हैं ना कि 3 मान इसका आएगा। जैसे अल्फा बीटा गामा इसके 3 शून्यक लिए गए हैं, वैसे 3 घात वाला है तो इसके 3 मान आएंगे, ठीक है। शून्यक माने मान, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 को वैल्यू आएगी, 3 मान आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इनको ग्राफ द्वारा कैसे समझा जाता है और इनके शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होती है, ठीक है दोस्तों। अब अगर आपको समझ में आ जाती है तो नेक्स्ट बातें जो इसकी है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस प्रश्नावली से रिलेटेड जो भी 9-10 के क्वेश्चन है सबके सब आपको धड़ाधड़ सॉल्व कराते चलेंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपको भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, इतना आप जान गए तो एक बार प्रश्नावली को देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। जो क्वेश्चन फंसता है कमेंट में मेरे पास भेजते रहिए, हम हल करके आपको तुरंत दिखाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी सब्सक्राइब करिए और क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है, ताकि मतलब अदर बच्चों के लिए भी ये क्या हो, उपयोगी साबित हो। हमारे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं वो अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें, सब के सब, समझ रहे हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।